आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। कहते हैं कि सूरज भले ही पूरब से निकलता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता का सूरज पश्चिम से उदय होता है। और आज वो तारीख है जब पश्चिम में लोकतंत्र का पर्व है, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। सियासी समीकरण कहते हैं कि जिसने यहां कामयाबी पाली उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। 2017 में बीजेपी ने 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि एक बड़ा आंकड़ा था। लेकिन इस बार समीकरण और हालात कुछ बदले हुए हैं। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले की 58 सीटों पर मतदान जारी है। 2,28,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो आज यानी कि 10 फरवरी को पहला चरण है। पहले चरण में पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर लगातार उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले बार की अगर मुकाबले देखा जाए तो कहीं हद तक कम है। तो अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में योगी सरकार के जिन मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है, आइए उनको अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कौन मंत्री किस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मथुरा शहर सीट से इस बार फिर चुनावी मैदान में वो उतरे हैं। मथुरा जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, रालोद सपा गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रदीप माथुर, बसपा से एसके शर्मा चुनावी मैदान में उतरे। मथुरा सीट से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा और आपको बता दें कि इस बार फिर वो चुनावी मैदान में उतरे। अब रुख करेंगे गाजियाबाद सदर से, विधायक हैं अतुल गर्ग। अगर बात की जाए तो इस बार फिर अतुल गर्ग चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने फिर उन पर अपना दांव आजमाया है। सपा रालोद से अगर बात की जाए तो विशाल वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बसपा की बात की जाए तो कृष्ण कुमार और कांग्रेस के सुशांत गोयल इस बार मैदान में। गाजियाबाद सदर सीट की हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव आजमाया है, चुनावी मैदान में उनको उतारा है। पहले हमने आपको मथुरा का बताया, उसके बाद अब गाजियाबाद, और अब आगे चलेंगे और सीधा शामली ले चलेंगे, जहां सबसे ज्यादा मतदान को लेकर उत्साह है। 2 बार चुनाव जीतने के बाद हैट्रिक की चाह है, यानी कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर है। सपा रालोद से अशरफ अली मैदान में उतरे हैं। बसपा की बात की जाए तो जहीर मलिक भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। शामली के थाना भवन सीट से सुरेश राणा विधायक हैं। 2 बार चुनाव जीतने के बाद जीत की हैट्रिक के लिए इस बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और अब कहां कितना मतदान हो रहा है, कैसा उत्साह मतदाताओं में है, ये जानने की कोशिश करेंगे और सीधा रुख करेंगे गौतम बुद्ध नगर का, जहां से हमारे संवाददाता कैलाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कैलाश, अगर बात की जाए तो घड़ी में वक्त है 5:04 का वक्त हो गया है, लगभग 1 घंटे से भी कम का समय शेष है। अब ऐसे वक्त में जब सूरज ढल रहा है, मतदाताओं में कितना उत्साह है, क्या स्थिति है जहां पर आप मौजूद हैं कैलाश?
जी देखिए, बिल्कुल अब की बार जो स्थिति है वो काफी निराशाजनक देखी गई है। 3 बजे तक का जो मतदान आया था वो करीब 43% आया था। थोड़ा सा और बढ़ने के साथ साथ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ था वो जेवर में हुआ था। जेवर में 49% हुआ था। मगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में काफी कम मतदान हुआ है। इसके उपरांत तुरंत थोड़ा सा दादरी में भी बढ़ गया था। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैलाश, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण सीट है वहां पर, कितनी विधानसभाएं आती हैं, किस तरह से अगर बात की जाए सियासी समीकरण बन रहे हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है, मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ सोचकर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहा है? ये पूरा सियासी समीकरण आपकी सीट का जहां आप पहुंचे हैं और जहां आपने पूरा चुनाव कवर किया है, समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर नोएडा की जो सीट मानी जाती है वहाँ पर भी मतदान की बहुत कमी रही है। दूसरी तरफ जो दादरी क्षेत्र में आता है वहाँ पर भी कमी मतदान में कमी रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जेवर है उसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ था, मगर शासन के जो दावे थे वो खोखले साबित हुए हैं, वो फेल हो गए हैं। जहाँ तक डीएम ने यहाँ कहा था कि 75% तक हम यहाँ मतदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो 43% मतदान यहाँ के लिए मौजूदा हालात में अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से गांव-गांव में जो प्रत्याशियों का विरोध हो रहा था, उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ हद तक इस बात का अब मतदान पर इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा है। अब शाम ढलते ही जब तक देखा जाए तो अभी 2 घंटे का जो 65% जो आना था वो अभी तक नहीं आया है। अब उसके आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 5 बजे तक उसकी वोटिंग का जो प्रतिशत आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। मगर उस हिसाब से जिस तरह से यहाँ के प्रशासन के जो दावे थे वो अभी नजर नहीं आए, क्योंकि उस हिसाब से मतदान नहीं हो पाया है। क्योंकि एक मतदान केंद्र पर हम खड़े हुए हैं जहाँ पर यह एक मॉडल बूथ बनाया गया था, और इतना अच्छा मॉडल बूथ बनाया था कि बहुत भव्य मॉडल था, जिसके चलते अभी यहाँ पर इतनी भारी संख्या में उस हिसाब से मतदाता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल कैलाश, देखिए इस बार कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, ऐसे में चुनाव है और निश्चित तौर पर जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो चुनाव की रही हो, प्रचार की रही हो, सब में बदलाव देखने को आया है। अब ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह मतदान को लेकर दिखा है? क्या आंकड़े अभी भी कम हैं, या जो 1 घंटा बचा है उसमें यह संख्या फिर बढ़ सकती है? और चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो कैसी कुछ इस बार खास तैयारी की गई है, वो भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कैलाश। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जो हॉटसीट मानी जाती है ये तीनों, यहाँ पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह सुबह जब हमने यहाँ पर कवरेज की थी तो कवरेज के दौरान यहाँ पर काफी लोगों में उत्साह था, यूथ बहुत अच्छे तरह से निकल कर बाहर आया और उसने अपना मतदान किया। मगर धीरे धीरे जैसे ही दोपहर हुई, दोपहर के बाद जब सूरज ढलने को आया तो मतदान की जो चाल है वो बहुत धीमी पड़ गई थी। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 47% गौतम बुद्ध नगर के लिए ये सत्तारूढ़ के लिए कुल मिलाकर अच्छे साबित नहीं होंगे। जी कैलाश, अभी कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वहां पर? जी अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 43.5% तक की रिपोर्ट आई थी, लेकिन अभी जो 5 बजे का जो आंकड़ा आने वाला है वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। कुछ ही समय में शायद हो सकता है कि वो हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा। मगर अभी भी जो वोटर दोपहर बाद से निकलने शुरू हुए हैं, अब सिर्फ थोड़ा हो सकता है कि 10% तक और बढ़ने की संभावना है। अप्रोक्स हमारा जो मानना है वो करीब 55 से 60% ही मतदान की आशंका व्यक्त की जा रही है। और दूसरी बात, जो प्रत्याशियों का जो विरोध जो पहले से विरोध चल रहा था, जो सिटिंग प्रत्याशी थे उनका विरोध जो चल रहा था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को नजर आता है। दूसरा जो पिछले चुनावों की बात की जाए तो ये आंकड़ा कहाँ था? जी देखिए, जो पिछले चुनाव के अंदर करीब 77% तक ये वोट पहुंच गया था, वोट प्रतिशत। लेकिन इस समय में जो वोट प्रतिशत है वो काफी नीचे रहा है। या तो इसको कोरोना का कुछ ना कुछ मान लीजिए, या दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह के जो प्रचार है, अब की बार जो प्रचार हुए वो डिजिटल हुए, डिजिटल के साथ साथ जो प्रचार या नहीं हो पाया है, इस वजह से भी। फिर दूसरी बात, जो विरोध चल रहा था उस बात का भी यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाता है। जी कैलाश, आपसे मतदान की प्रक्रिया भी हम समझना चाहेंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस बार कुछ विशेष नीतियां बनाई थी, जिस तरह से जो लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं तो उनके लिए एक अलग प्रक्रिया बनाई गई थी, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए एक कहा गया था कि बैलेट पेपर से उनके वोट डलवाए जाएंगे, पिंक बूथ की भी जो व्यवस्था है वो की गई थी। तो किस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव समय के हिसाब से किए गए हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव आयोग ने यहाँ पर मीटिंग की थी तो उसी समय बता दिया था कि करीब 532 ऐसे लोग हैं जिनको बैलेट पेपर से प्रशासन उनकी वोटिंग कराएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो महिलाओं के लिए अलग तरह से जो मॉडल बूथ जो बनाए गए थे, उन मॉडल बूथों को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने करीब ऐसे 9 बूथ इस तरह के बनाए हैं जहां पर बहुत अच्छी प्रक्रिया से यहाँ पर वोट डाले जाए। दूसरा, सुरक्षा के पूरी तरह से इतने चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी जहां की कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। दूसरी, किसी तरह भी अभी तक भी गौतम बुद्ध नगर में किसी तरह की कोई इसी तरह की अप्रिय घटना नहीं आई है सामने। तीसरी बात, अगर देखा जाए तो जो चुनाव प्रक्रिया है वो इतनी सुलभ रही है अब की बार कि किसी को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आई। दूसरा, अगर किसी भी बूथ पर जाए तो वहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पूरा सहारा दिया गया था, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी और सुरक्षा कर्मी उनको अपने वहां तक बूथ तक पहुंचाने में सक्षम रहे थे। जी जी कैलाश, आज से ये समीकरण भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछली बार से 10 से 15% जो है वो मतदान प्रतिशत इस बार घटता नजर आ रहा है। ये किसके लिए फायदे का सौदा है और इस जो मतदान प्रतिशत घट रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? तो देखिए, अगर स्वराज की टीम जो सर्वे करती है उसमें देखा जाए तो यदि मतदान प्रतिशत घटता है तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को ही कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई देगा। दूसरी तरफ जो रालोद गठबंधन है या सपा गठबंधन है, वहां पर कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा जरूर आता जा रहा है और उन लोगों की इस जो वोट प्रतिशत घटा है इसमें उनकी बातें खिलती नजर आ रही है। और दूसरा यह है कि जब वोट प्रतिशत घट रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण सबसे ज्यादा इसी बात को देखा जा सकता है कि जो यहाँ के प्रत्याशी है उन्होंने जो विकास के कार्यों को डीपली नहीं लिया था, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता जा रहा है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो यूथ है, वहाँ जो यंग है, उनको रोजगार नहीं मिल पाया था और जो वोटर आ भी रहे हैं वो सिर्फ टॉप लीडर को देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे लिए जो सुरक्षा थी वो सबसे सर्वोपरि थी। सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा के जो कमिश्नरेट स्टार्ट की थी उसके बाद भी यहाँ पर सुरक्षा काफी मजबूती से काम किया सुरक्षा ने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यंग या महिलाएं और काफी आकर्षित रही हैं कि सुरक्षा का काफी दायरा उन्होंने माना है। जी बिल्कुल। चलिए कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधा हापुड़ का रुख करेंगे जहां हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, हापुड़ में क्या स्थिति है? बहुत कम समय शेष रह गया है, 50 से 48 मिनट का समय शेष है। ऐसे वक्त में कितना मतदान हुआ है पहले तो ये जानना चाहेंगे, और अब जब आखिरी घंटा शेष है इसमें कैसा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास में जो जानकारी है वो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूं। 51.62% 3 बजे तक मतदान हो गया था। और पूरे हापुड़ जिले के ये एवरेज जो औसतन मतदान है वो मैंने आपको बताया है। और हापुड़ में 3 विधानसभा सीट है, मतलब तीन विधानसभा सीट है हापुड़ जिले में। पहली है गढ़ विधानसभा। गढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो विजयपाल आरती बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस से कई बार विधायक भी रह चुके हैं और पिछली बार चुनाव हार गए थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बीच ही पूरी जो है टक्कर है। विजयपाल आरती बीजेपी के उम्मीदवार हैं और गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर इन दोनों में से ही किसी की जीत हार होना निश्चित है। दूसरी विधानसभा, माफ कीजिएगा, ये होगी आपकी हापुड़ विधानसभा की बात। और दूसरी विधानसभा है दोहलाना विधानसभा। दोहलाना विधानसभा में मैंने आज करीब 12 से 13 मतदान स्थल पर जाकर के जो मैंने जानकारी जुटाई है उसके आधार पर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार रमेश तोमर और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से जो असलम चौधरी हैं और बीएसपी से हैं वासित प्रधान। वासित प्रधान पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और वो अब बीएसपी से यहाँ पर दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने जो है चुनाव मैदान में है। और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीएसपी से जो बीएसपी का अपना वोट बैंक है वो करीब 30 से 40 हजार है। और उसके अलावा वो जो है निश्चित रूप से मुस्लिम वोट बैंक में जो सेंध मार रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है उसमें जो है सेंध मार रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और तीसरी विधानसभा यहाँ पर जो है वो है गढ़ विधानसभा, जहां पर हरेंद्र चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और रविंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और दोनों ही जाट नेता हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पर रोचक मुकाबला है वो है जो पहले समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे हैं मदन चौहान, वो इस समय ये बहुजन समाजवादी पार्टी से इस समय चुनाव मैदान में है। और निश्चित रूप से गढ़ विधानसभा में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विनीत कि पिछली अगर हम चुनावों पर नजर डालें
तो वहां वोटिंग परसेंट क्या था अगर हम अब देखें? यदि आपने कहा है कि 3 बजे तक का आपको आप अपडेट है, लेकिन अभी क्या स्थिति है, ये कुछ अपडेट्स आप हम तक पहुंचा पाए, और पिछली बार का क्या आंकड़ा रहा था परसेंटेज का, वो भी हम पिछली बार 60 से 62% मतदान तीनों विधानसभाओं पे लगभग, जो धौलाना विधानसभा की बात करें तो करीब 60 से 62% मतदान हुआ था। और अभी 3 घंटे का समय, क्योंकि 3 बजे तक का मेरे पास में अपडेट है, अभी 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 3 घंटे का समय शेष है। क्योंकि इस बार जो है मतदान का 1 घंटा भी बढ़ाया गया है, तो निश्चित रूप से परसेंटेज बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अभी आप अपडेट पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करेंगे मथुरा का, जहां से हमारे संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। मथुरा हाई प्रोफाइल सीट है जयप्रकाश, अगर देखा जाए तो बहुत कम समय शेष रह गया है। किस तरह का उत्साह आज मतदाताओं में देखने को मिला? ओवरऑल यदि हम देखें तो कैसा रहा है मतदान और कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला? देखिए, जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है ना मतदान थोड़ा कम हुआ है, और मथुरा में जो 5 विधानसभा सीटें हैं उससे 5 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक कम मतदान हुआ है वो मथुरा वृंदावन सदर से हुआ है, जहां से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा प्रत्याशी हैं भाजपा के, और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और यहाँ पर गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ है अभी तक। बाकी अभी 3 बजे तक जो अपडेट थी उसमें लगभग 49% मतदान हो चुका था। अभी 5 बजे की अपडेट अभी आई नहीं है, और जो आने की संभावना उसमें पता चल सकता है कि लगभग 60% के आसपास मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, मथुरा की बात कर रहे हैं जयप्रकाश, और श्रीकांत शर्मा इस बार चुनावी मैदान में हैं, और बीजेपी से यदि हम देखें तो प्रदीप माथुर हैं। कैसी टक्कर रही है दोनों में? देखिए, श्रीकांत भाजपा से प्रत्याशी हैं और श्रीकांत ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन मथुरा की जनता के बीच में वो उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए नाराजगी भी मथुरा की जनता के बीच में उनकी है। लेकिन इससे जो उनके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर, वो पूर्व में भी 4 बार मथुरा सदर से विधायक रहे हैं, और वो लगातार जनता के बीच में रहे हैं। और इस बार जो सामने आमने टक्कर जो हो रही है उनकी सीधी भाजपा और कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रदीप माथुर है, भाजपा श्रीकांत शर्मा है, लेकिन श्रीकांत शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उनको सीधी टक्कर देते दिखाई पड़ रहे हैं प्रदीप माथुर। सपा की क्या स्थिति है अगर हम मथुरा में देखें तो? देखिए, सपा का कभी भी यहाँ मथुरा किसी भी विधानसभा से खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि सपा यहाँ पर तो मथुरा की सीट पे तो नहीं, लेकिन जो सीट एक मार्च की है वहां पर संजय लाठर हैं, जो कि अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं और एमएलसी भी हैं वर्तमान में, वो वहां से प्रत्याशी हैं। वो इस बार कड़ी टक्कर देते दिखाई पड़ रहे हैं बसपा के विधायक को, और संभावना ऐसी है कि सपा आपकी बार अपनी कोई उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। पिछली बार यदि मथुरा के हम मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो क्या रहा था जयप्रकाश? देखिए, पिछली बार मतदान प्रतिशत लगभग 70 के आसपास गया था, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत कुछ कम होने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी, अब जयप्रकाश ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मतदान प्रतिशत घट रहा है, ये किसके लिए फायदे का सौदा है और किसके लिए नुकसान साबित हो सकता है? देखिए, जितना अधिक मतदान होता है वो भाजपा के लिए ही फायदे का है, लेकिन जो मतदान प्रतिशत गिरावट आ रही है अभी तक, जो मतदान प्रतिशत अभी ये 5 बजे की अपडेट आएगी तो उसमें यहाँ तक मतदान का जो होगा लगभग 50 से 55 के आसपास पहुंचे, लेकिन 7 बजे तक की यहाँ 60 या 65 के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है वो सीधा सीधा भाजपा को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। जयप्रकाश, आपसे मथुरा की मतदान प्रक्रिया के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। किस तरह से कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? चुनाव प्रक्रिया को देखना चाहेंगे तो कितनी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है? किस तरह से कोरोना के मद्देनजर जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाहे कोरोना पेशेंट्स की बात हो, कैसी प्रक्रिया इस बार चुनाव की मथुरा में रही है जयप्रकाश? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आदर्श मतदाता केंद्र भी बनाए गए थे, और उनमें सभी लोगों को मास्क लगा के अनिवार्य बताया गया था कि आप लोग मास्क लगा कर आए और मतदान में भाग हिस्सा लें जो भी। और इसके अलावा यहाँ पर जिलाधिकारी जो हैं और एसएसपी हैं, इन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था उसकी चाक-चौबंद व्यवस्था की थी, और लगातार मथुरा के जिलाधिकारी नवीन सिंह कहल हों या एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी हों, ये लगातार प्रत्येक मतदान स्थल पर पहुंच करके जायजा भी लेते रहे हैं। और उसके अलावा मथुरा जिलाधिकारी ने जो यहाँ पर पोलिंग बूथ और ये मथुरा प्रशासन के द्वारा पोलिंग बूथ तैयार किए गए थे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा था कि मथुरा के जिलाधिकारी ने यहाँ पर जनपद में 5 सीटों पर 2200 पोलिंग बूथ बनाए और 1103 सेंटर, और मथुरा में 24 सेक्टर में स्थित और 35 जोनल में स्थित, जो कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। जी,
आप हमारे साथ बने रहिए जयप्रकाश, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और अब सीधा रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां से अर्जुन नदीफ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अलीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट, हाई प्रोफाइल सीट, सबकी नजरें सीट पर लगातार बनी हुई हैं। क्या कुछ अपडेट है अर्जुन, किस तरह से मतदान प्रतिशत रहा है? जी, मैं आपको बताऊँ पूरे अलीगढ़ जनपद के अंदर 57.25% मतदान हुआ है अभी तक 5 बजे तक। इसमें कि आपको बता दूं असरौली जो सबसे जिससे भी कल्याण सिंह की जुड़ी हुई है, तो बता दूं आपको 57.2% असरौली के अंदर वोट पड़े हैं। पिछली बार की अगर मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो क्या रहा था अर्जुन जी? जी, मैं आपको बता दूं पिछली बार जो मतदान का दर था वो 80% तक पहुंच गया था। आपको भी बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से पोलिंग बूथ कम हो रही है, पोलिंग वोटिंग कम हो रही है, उस हिसाब से भाजपा के लिए ये खतरा है। बिल्कुल, क्योंकि अब अर्जुन जी अगर हम नजर डालें तो 40 मिनट का वक्त शेष रह गया है मतदान में, और अभी जिस तरह से आप अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें 57% मतदान अभी अलीगढ़ में हुआ है। यानी कि पिछली बार 80 था और अभी 60 के करीब भी नहीं पहुंचा है, जबकि 40 मिनट शेष रह गए। तो ये 20% की जो कमी है, ये किसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं ये पूरी जो कमी है, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जो हाई कास्ट का जो वोटर है वो अब की बार निकला नहीं है, बहुत कम तादाद में हाई कास्ट का वोटर निकल रहा है। क्या वजह मानते हैं आप, क्यों नहीं निकला ये वोटर? जी, मैं तो ज्यादातर लोगों का जो प्रत्याशी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन्हीं का विरोध दिखाया जा रहा है। अलीगढ़ शहर के अंदर कई जगह तो ये यहाँ तक हुआ कि लोग आओगे पूरे गांव के 700 वोट, 700 में से मात्र 200 वोट है, 500 वोट के वोट काट दिए। अलीगढ़ शहर के अंदर बहुत लोगों के वोट कट गए, इसमें से लोगों का ज्यादा नाराज है। इधर यहाँ के जो प्रत्याशी, जो लोकल जो प्रत्याशी है मुक्ता राजा, उनका भी विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। अर्जुन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अलीगढ़ की हम बात करें, किस तरह से मतदान को लेकर मतदान केंद्र कितने बनाए गए हैं, क्या प्रक्रिया रही है, कोरोना को लेकर किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए चुनाव आयोग की तरफ से, वो भी समझना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कोरोना की तरफ से बहुत अच्छे व्यवस्था रखी गई थी, क्योंकि बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं थी और बिना सैनिटाइजर कराए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जी, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? जी, 1143 मतदान केंद्र बनाए गए थे पूरे अलीगढ़ जिले के अंदर, 7 विधानसभा के अंदर। और अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ? कोई छोटी मोटी खबर? पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कहीं से ईवीएम एक आध जगह से खराब होने की सूचना आई थी, लेकिन वो हाल के तुरंत दुरुस्त करा दी। जी अर्जुन, हम जब कल इसी वक्त इस प्रोग्राम में आपसे जुड़े थे तो हमने कल मुद्दों पर चर्चा की थी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अलीगढ़ में इस बार मेन हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है, या वो घड़ी आ गई है जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहा है और मतदान कर रहा है। क्या इस एक दिन में, यानी कि 24 घंटे और पिछले 48 घंटों में मुद्दे परिवर्तित हुए हैं? क्या जो पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल से लगातार मुद्दे उठ रहे थे, वो कहीं दबे हैं, या जातीय समीकरण इस सीट पर हावी हुआ है अर्जुन? जी, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ शहर के अंदर तो वैसा कोई मुद्दा है नहीं। केवल एक अलीगढ़ शहर के अंदर पानी भरने की समस्या के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो आपको बताऊं केवल जातीय समीकरण के हिसाब से वोट पड़ा है। अलीगढ़ शहर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस जगह से जो प्रत्याशी खड़ा किया, जिसको सबका हर जगह विरोध हुआ है, और उसी के चलते लोग अपनी बिरादरी के लिए वोट डाले। लेकिन अतरौली से लोधी बाहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में वोट जा रहे हैं। जी, अगर हम देखें तो स्थानीय जो वहां से विधायक हैं विधानसभा से, उनके कामों से जनता कितनी खुश थी? जी, मैं आपको बताऊं अलीगढ़ की जो 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभा के जितने भी जो विधायक हुए थे, 7 की कोई भी जनता खुश नहीं है। केवल योगी मोदी के काम की वजह से इनको वोट मिला है। क्या अर्जुन, क्या लग रहा है आपको, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अलीगढ़ की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां शहरों के हिसाब से मतदान हो रहा है, स्थानीय मुद्दे आपने कहे हैं कि स्थानीय मुद्दे ऐसे कोई बड़े नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नुकसान बीजेपी को हो रहा है। मैं आपको बता दूं केवल मेन जो विरोध है वो प्रत्याशी का हो रहा है। 7 पिछली बार 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से बने थे, लेकिन लास्ट तक लग रहा था कि 6 बीजेपी को, एक अलीगढ़ शहर जो अलीगढ़ की लोकल सीट है शहर विधानसभा, वो समाजवादी पार्टी को जाती। लेकिन अब 5 बजे तक की कंडीशन के हिसाब से लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अलीगढ़ शहर से 4 टिकट ले सकती, जीत दर्ज करा सकती है। चलिए जयप्रकाश, आपसे भी समझ लेते हैं मथुरा की क्या स्थिति है, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमने देखा है कि बीजेपी चुनाव में अटैकिंग नजर आई है,
कई जगह नए चेहरों को जगह मिली है, कई युवाओं को उन पर दाव लगाया गया है। मथुरा में अगर प्रत्याशियों को हम देखें तो क्या स्थिति है, चाहे वो सपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो? देखिए, ये प्रत्याशियों के बारे में जानकारी देने से पहले हम स्वराज एक्सप्रेस के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 5 बजे तक की अपडेट आ चुकी है और उसमें मथुरा का जो वोटिंग हो चुकी है उसमें 98.12% हो चुकी है, 98.12 का हो चुका है। और इसमें छाता विधानसभा क्षेत्र में 5% वोटिंग हुई है और माठ में 57% हुआ है और गोवर्धन में 63% और मथुरा में 52% हुआ है और बलदेव में 57% मतदान हो चुका है। अब मैं प्रत्याशी के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सबसे बढ़िया जो आपने बात कही है कि इसमें विकास जी भाजपा ने बहुत ही ज्यादा अपने प्रत्याशियों को चेंज किया है। मथुरा में भी गोवर्धन विधानसभा पड़ती है, वहां से भी अपने विधायक को चेंज किया है और वहां पर मेघश्याम को टिकट दिया है। मेघश्याम जी रहा है फाइट में है, लेकिन उनको कई टक्कर देते दिखाई पड़े। राजकुमार रावत जो कि बसपा से हैं, वहां से विधायक भी रहे। इसके अलावा एक पहले पूर्व में प्रत्याशी रहते माठ में एस.के. शर्मा जो कि भाजपा के कैंडिडेट थे 2017 के चुनाव में, उनका इस बार इनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज हो गए, रोए भी थे और उसके बाद में उन्होंने अपना मथुरा सदर विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया बसपा कैंडिडेट के रूप में। सिर्फ इसे दाखिल किया है। उनका कहना था कि हमें कैसे न कैसे श्रीकांत शर्मा को हराना है, क्योंकि वो ब्राह्मण को काटना चाह रहे थे और वो बसपा से यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये भाजपा को सीधा सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि एस.के. शर्मा गौतम ब्राह्मणों में से आते हैं और गौतम ब्राह्मण का यहाँ पर लगभग 22,000 वोट है सदर क्षेत्र में जो सीट है, वो सीधा सीधा जो गौतम ब्राह्मण का वोट है वो एस.के. शर्मा को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सीधे सीधे श्रीकांत शर्मा का नुकसान हुआ है इसमें। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर जो सपा के कैंडिडेट हैं देवेंद्र अग्रवाल सदर विधानसभा क्षेत्र में, वो हाथ से पहले विधायक रहे सादाबाद क्षेत्र से, यहाँ पर उनको टिकट दिया गया है तो उनको बाहरी होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही यहाँ पर माठ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो प्रत्याशी है संजय लाठर जो कि सपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो एमएलसी हैं और अखिलेश यादव करीबी हैं, इसका उनको फायदा होता नजर आ रहा है। राजेश चौधरी जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, राजेश चौधरी भी चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं, लेकिन राजेश चौधरी की वजह जैसे कहा कि मैंने आपको बताया कि एस.के. शर्मा वहां माठ प्रत्याशी थे पिछली बार, अगर उनको टिकट मिलता तो शायद भाजपा को वहां पर फायदा होता दिखाई पड़ता। जयप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगा। अर्जुन और विनीत जी, आपके पास भी मैं लौटूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ गए। सोती सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। और अब आधे घंटे का सर समय शेष रह गया है। जिस तरह से इस बार मतदान का प्रतिशत है वो कम देखने को मिल रहा है, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण सर? देखिए, अगर 60% तक होता है, 60% से ऊपर जाता है तो 60 से और 64% तक जो भी वोटिंग होती है वो एक अच्छी मानी जाती है। और पिछले अगर आप 3 डेटा ले लीजिए, चाहे 2007, 2012, 2017 की भी बात करेंगे तो 60 से 64% के बीच आपको एक एवरेज वोटिंग होती नजर आती है। तो इस बार भी कोई बहुत ज्यादा पारे में उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा है। 60 और 65 के बीच का या 64 के बीच का ही जो है वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को इस बार भी मिल रहा है। सर, इस बार हमने देखा है कि मतदाताओं में कहीं ना कहीं उत्साह की बेहद कमी रही है, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि सुबह 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे सर। 20 के आसपास प्रतिशत चल रहा था, 20 से भी कम था। जब दूसरा पहर दिन का लगा है तब ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है। तो देखिए, इस पे थोड़ा सा मौसम का भी हो सकता है असर, क्योंकि जो जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पे ये चुनाव हो रहे हैं वहां पे सुबह मौसम में धुंध दिखाई दी, थोड़ी सी ठंडक महसूस की। आप जानते हैं ग्रामीण इलाकों में ठंडक का जो कहर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और वो लोग फिर धीरे धीरे जो है अपने दिनचर्या को आरंभ करते हैं। लेकिन जो देखा गया है ओवरऑल वो आपको ऐसा दिख रहा है। और दूसरी जो बात है कि इस चुनाव में कोई विशेष बात नहीं हो रही है कि जिससे कि वोटर बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो, क्योंकि जब कभी कोई ड्रामेटिक चेंज होना है तब आप ऐसा कह सकते हैं। आप देख सकते थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इमरजेंसी के बाद 1977 में जब हुआ था तो कितना ज्यादा लोगों में उत्साह था और इमरजेंसी के बाद के चुनाव थे तो काफी अच्छा परसेंटेज उस समय माना जाता था, तब वहां गया। लेकिन यहाँ ऐसी कोई घटना या दुर्घटना या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई जिसकी वजह से वोट परसेंटेज में कोई बड़ा अंतर देखने को मिले। आलोक जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 60-65% तक जाएगा ये मतदान, तो ये जो 60% तक मतदान प्रतिशत थम रहा है ये किसके लिए फायदे का सौदा है और किसके लिए नुकसान साबित होगा? सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है?
देखिए, इस बात जो विश्लेषण करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 5 प्रमुख मुद्दे हैं, 3 विपक्ष के पास हैं, 2 सत्ताधारी पार्टी के पास हैं, और इन्हीं मुद्दों पे हो रहा है। अगर आप विपक्ष से कोई अगर व्यक्ति कहता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है या किसानों का मुद्दा है, तो समझ जाइए वो कहाँ वोट डालने जा रहा है। और कोई अगर कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हल हो गई है, या वो कहेगा कि हमको जो है विकास की पे हमको वोट करना है, तो समझ जाइए वो कहाँ वोट डालने जा रहा है। तो इन 5 मुद्दों के बीच में जो चुनाव चल रहा है उसमें कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट है वो बड़ा अलग अलग है। क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक के बाद काफी कुछ स्थितियां बदलती हुई नजर आई हैं, लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ी हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी उनको जो है देखना पड़ा है, मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति काफी काबू में आ गई। किसान आंदोलन के वजह से भी बीजेपी के पक्ष से निकलता जा रहा था चुनाव, उसको भी साधने की पूरी कोशिश की है। तो इसलिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 3 मुद्दे हावी रहेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर, या आप कह सकते हैं कि जो विकास है, या आप कह सकते हैं कि जो धार्मिक चीजें हैं, जिस तरीके राम मंदिर का बनना, और आपका ये कह सकते हैं बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो कि पूर्वांचल में काफी असर डालेगा, ये मुद्दे जो हैं वो कर पाएंगे। तो बहुत मुश्किल कानून को लेकर आंदोलन हुआ देश भर में, और उस आंदोलन का असर इस चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, इस चुनाव पे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं प्रभावित किया जाएगा क्योंकि जो आप 11 जिले हो रहे हैं इनको 3 भागों में बांट दीजिए, आपकी समझ में तब आ जाएगा जी। एक आप ब्रज का एरिया है जिसको आप अलीगढ़, मथुरा, आगरा कह सकते हैं, जो कि किसानों से बहुत ज्यादा संबंधित नहीं है। दूसरा आप हापुड़ से चलिए बुलंदशहर में, जिसको नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस इलाके कहते हैं, ये इसका भी शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इसमें भी गांव की कोई असर नहीं पड़ेगी। जो भी पढ़ना है वो शामली, मुजफ्फरनगर और आपको बागपत में पढ़ना है। बाकी रही बात, मेरठ में भी किसान कम हो चुके हैं, और गाजियाबाद तो आप समझ ही रहे हैं, पूर्तिया शहरी इलाका हो गया, दिल्ली से सटा हुआ। तो 3 केवल आपके पास डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का आंशिक असर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जाट है, जो आरएलडी के साथ हैं, क्या वो सापा के साथ सही गठबंधन बना है, इस बात से अगर वो आंतरिक रूप से खुश है तो इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछली बार 58 में से 53 सीट एक बड़ा आंकड़े के साथ बीजेपी आगे हुई थी सर, ये आंकड़ा क्या घटता नजर आ रहा है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए उस समय मोदी की लहर थी 2014 में, उसके बाद 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसका असर आपको पूरा देखने को मिला था, और साथ में आप रूलिंग पार्टी की बहुत ज्यादा एंटी कंबेंसी फैक्टर आ गई थी, जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जो है स्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं, तो ये जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक जो जीत थी बीजेपी, वो इस बार मिलना मुश्किल नजर आ रही है। बिल्कुल आलोक जी, इस बार अगर हम देखें तो आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा है कि ये सीटें घट सकती हैं, लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो विपक्ष में सबसे पहले कौन खड़ा नजर आ रहा है आपको? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बेल्ट का आता है, और काफी चीजें आपने देखा है, काफी इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला है, किसानों की भी, गन्ना की भी आपने देखी है, वहां पे समस्या बनी रहती है उनके पेमेंट की। हालांकि बहुत बड़ा पेमेंट जो है बीजेपी ने किया है, लेकिन उससे भी किसान संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है, और आप देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और इसके बाद जो दूसरा फेस में होगा, वो वाले इलाके जो है मुस्लिम बहुल एरिया है। तो अगर किसान विशेषकर जो जाट है और जो मुस्लिम है, ये अगर गठबंधन एक होके अगर वोट डालता है तो सपा और इसको आरएलडी के गठबंधन को निश्चित रूप से फायदा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस बार अगर हम देखें तो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव आया है, और आना लाजमी भी है सर, क्योंकि एक वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। प्रचार की बात की जाए तो उसमें भी बदलाव आया। कहीं आप ये मानते हैं सर कि जिस तरह से वर्चुअली प्रचार हुआ है उसमें जो जागरूकता है उसके जरिए वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो इंटरनेट, मोबाइल से कहीं बेहद दूर है सर? सोशल मीडिया और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट की बात है
तो वो वोटर्स को ये इन्फ्लुएंस करता है जो कैन नॉट बी से, जो कि मतलब 7 से 10% ऐसे वोटर्स होते हैं जो ये नहीं जानते कि वो किसको वोट देना है। अगर आप उनसे जाके बात करेंगे तो कहेंगे कैन नॉट बी से। तो ऐसी स्थिति में जो आदमी, जो पार्टी उन तक पहुंच जाती है, वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो अनडिसाइडेड वोटर हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली जो कि उनके पास 2014 से ही चली आ रही है, उससे उन्होंने इन्फ्लुएंस जरूर किया होगा। लेकिन अगर वो घर से बाहर निकले, अभी आप साहिबाबाद का आप देख लें आंकड़ा तो बहुत नीचे जा रहा है। तो जो साहिबाबाद की जीती हुई सीट है बीजेपी की, उसमें भी हमको खतरा नजर आ रहा है। जी सर, इस बार 9 मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। 18 हॉट सीट हैं। यदि इनको मैं क्रमवार समझने की कोशिश करूं, क्योंकि सर आपने पूरा चुनाव बड़ी नजदीकी से देखा है और हम चाहते हैं कि दर्शकों तक आपका वो जो विश्लेषण है वो पहुंचे सर। देखिए, सब अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो सबसे पहले जो है यूपी गेट से अंदर पहुंचेंगे तो आपको साहिबाबाद ही मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और वहां पे सुनील शर्मा जो बीजेपी से आए थे, पिछली बार के जीते थे, उनकी जो है सिटिंग विधायक हैं और वो उस पे अभी भी उनको टिकट मिला और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं अमरपाल सिंह, जो जिससे वो 2012 में हार भी चुके हैं, लेकिन इस बार वो सपा आरएलडी के उससे खड़े हो रहे हैं। साथ में जो उनके यहाँ जो बीएसपी का कैंडिडेट है वो भी काफी स्ट्रांग रूप से लड़ रहा है, लेकिन वहां पे वोट परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा वहां पे नुकसान होते नजर आ रहा है। लेकिन बाद में जो ईवीएम होगा वही बता पाएगा कि सही क्या है। इसी तरह अगर आप मथुरा में आए, जो कि आपके श्रीकांत शर्मा जी की बात कर रहे हैं, जो कि ऊर्जा मंत्री रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रज की है, ब्राह्मण चेहरा है, तो हमें नहीं लगता है कि असंतुष्ट तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बीजेपी की वहां पे ज्यादा है और मथुरा की बारी है, यानी कि अयोध्या और काशी हो गई है, मथुरा की बारी है, तो ऐसा लग रहा है कि श्रीकांत शर्मा जी थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे, लेकिन उनकी सीट निकल जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप देखें, सिलसिलेवार करें, 58 सीटें हैं, काफी ज्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो निकल रही हैं। हाँ, दिक्कत अगर आपके पास आएगी तो फिर वहीं पे आएगी जहां मुस्लिम इलाका ज्यादा होगा। कैराना की अगर बात की जाए, 70% मुस्लिम वहां पे मतदाता है, और ऐसी स्थिति में अगर वोट का फ्रेगमेंट नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो हमको लगता है कि सपा जो है उस सीट को निकाल ले जाएगी। फिर भी सर एक आंकड़ा अगर हम नजर डालें तो आलोक जी 58 में से बीजेपी को कहां देख रहे हैं सर? एक आंकड़ा अगर हम देखें, एक अनुमान आपका। अगर अनुमान का एनालिसिस की जाए तो जो पिछली बार जो 53 सीट आई थी वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 10 से 20% तक का इनको नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर आप कहें तो रही है ऐसा, हाँ, गाड़ी अटक रही है। आप 40 से 45 सीट के बीच में इनको वहां पे मिलना चाहिए, और बाकी आप देखिएगा सपा और आरएलडी का गठबंधन बेहतर करता नजर आएगा प्रथम चरण में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम एनालिसिस को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका बहुत धन्यवाद। और फिर अब रुख करेंगे संवाददाता हमारे साथ हापुड़, अलीगढ़ और मथुरा से जयप्रकाश जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सीधा विनीत का रुख करूंगा। विनीत, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, करीब 70% मतदान अभी हमारे पास में जो आया है, ये 4 बजे तक का जो मतदान आया, करीब 68 से 70% मतदान यहाँ पर हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर अभी बड़ा आंकड़ा है, मतदान चल रहा। जी 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 विनीत, ये 4 बजे तक का आंकड़ा है आपके पास? जी जी जी। कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, किस तरह से उत्साह, कहां कौन आगे है, क्रमवार बताइए विनीत। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हापुड़ जिले में 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि एक गढ़ विधानसभा सीट है, दूसरी धौलाना विधानसभा सीट है और एक हापुड़ शहर की सीट है। अब सबसे पहले बात करते हैं धौलाना विधानसभा सीट की। तो इसमें धौलाना विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेश तोमर, और जो कि पहले इनको पिछले विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे और इनको कुल करीब 76,000 वोट मिले थे। और यहाँ पर असलम चौधरी, जो कि पहले बीएसपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव जीता था, 86,085 मत में उनको मिले थे, और उन्होंने बीजेपी के रमेश चंद्र तोमर को मात्र 3500 वोटों से हराया था चुनाव।
लेकिन इस बार बीजेपी ने धर्मेश तोमर को उम्मीदवार बनाया है और असलम चौधरी इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और बीएसपी ने इस बार जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वासित प्रधान, उनको टिकट दे करके यहाँ चुनाव मैदान में उतारा। तो निश्चित रूप से धौलाना विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है और चुनाव में जीत बीजेपी, सपा और बीएसपी बहुत ही कम अंतर से इन तीनों में किसी की भी हो सकती है। जी, बात करते हैं गढ़ विधानसभा की। गढ़ विधानसभा में हरेंद्र चौधरी और रविंद्र चौधरी दो जाट नेता है, खाप नेता है, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा जो पेच फंसा है, मदन चौहान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और कई बार विधायक रहे थे, पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टूटी टक्कर है, लेकिन बीएसपी से जो मदन चौहान का सामने आना, यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल निश्चित रूप से जीत किसी भी खाते में जा सकती है। और निश्चित रूप से जीत का अंतर भी 5,000-7,000 के बीच का ही रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और सिलसिलेवार जानकारी दी है विनीत। और माफ कीजिएगा, एक हापुड़ शहर की सीट और रह गई है। जी बिल्कुल बताइए। उसमें विजयपाल आड़ती, जो कि वर्तमान में विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, ये चुनाव मैदान में बीजेपी ने इनको फिर से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यहाँ पर गजराज सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे और लगातार हापुड़ की चूंकि आरक्षित सीट है, शेड्यूल कास्ट को लेकर के आरक्षित सीट है, और यहाँ पर गजराज सिंह कांग्रेस से कई बार विधायक रहे, करीब लगातार 3 से 4 बार विधायक रहे। लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन सीट से आरएलडी नल से चुनाव वो लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह नल है। और आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से विजयपाल आरती और राष्ट्रीय लोकदल से गजराज सिंह, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर है। जी चलिए विनीत, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी सिलसिलेवार दी है। अब मैं सीधा रुख करूंगा अलीगढ़ का, जहां से हमारे साथ अर्जुन देव वार्ष्णेय हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अर्जुन जी, आपसे भी हम सिलसिलेवार ये जानकारी जानना चाहेंगे। अर्जुन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, जयप्रकाश हमारे साथ संवाददाता मथुरा से जुड़े हैं। जयप्रकाश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जयप्रकाश, आपसे भी जिस तरह से हापुड़ से हमारे संवाददाता विनीत ने सिलसिलेवार क्रम से जानकारी दी है, एक एक बता के कि कौन आगे है, किस तरह से, कहां से क्या मुकाबला है, पिछले चुनाव में क्या प्रतिशत रहा है, वही हम मथुरा का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ से बलदेव विधानसभा क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। वो वर्तमान में विधायक भी हैं पूर्ण प्रकाश, उनको ही भाजपा ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उनका जो प्रतिद्वंदी है वो उससे लोकदल से है, गठबंधन के प्रत्याशी है बबीता। लेकिन उन दोनों में आमने सामने जो सीधे की टक्कर हो रही है वो जबरदस्त टक्कर है, क्योंकि इनका जो प्रकाश जी थे, इनका विरोध भी काफी रहा, इनका टिकट भी कट गया था, लेकिन बाद में उनको टिकट दे दिया गया बीजेपी के द्वारा। लेकिन उनको बबीता जो नल से प्रत्याशी हैं, लोकदल के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो सीधी टक्कर देती दिखाई पड़ रही है और इन दोनों में कांटे की टक्कर है। और इसके अलावा गोवर्धन विधानसभा जो सीट है, वहां पर कारिंदा सिंह विधायक थे। कारिंदा सिंह भाजपा के विधायक रहे, लेकिन उनका इस बार टिकट काटा गया और मेघ श्याम सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन वहां पर त्रिकोणी मामला इसलिए है क्योंकि वहां पर शीतल सिंह, जो कि गठबंधन प्रत्याशी हैं, लोकदल के प्रत्याशी हैं, और बसपा से पूर्व में विधायक रहे गोवर्धन से ही राजकुमार रावत, त्रिकोणी मामला वहां पर है। और वहां पर जो भी चुनावी परिणाम जो 10 मार्च को आएगा, लेकिन उसमें हार जीत का जो भी रहेगा प्रतिशत बहुत कम दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर छाता विधानसभा है, वो विधानसभा वहां से चौधरी लक्ष्मीनारायण, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे भाजपा सरकार में, वो है भाजपा प्रत्याशी। लेकिन तेजपाल सिंह वहां पर उनके प्रतिद्वंदी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और उस विधानसभा क्षेत्र का हमेशा एक देखा गया है कि एक बार तेजपाल सिंह चुनाव जीतते हैं और एक बार लक्ष्मीनारायण चुनाव जीतते हैं, तो इस बार तेजपाल सिंह उनको कड़ी टक्कर देते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से मार्ग विधानसभा क्षेत्र में वहां पर जो है श्याम सुंदर विधायक हैं बसपा के, 8 बार विधायक रहे हैं, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से वो, और उनके सामने गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के संजय लाठर, और भाजपा से प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी। और वहां पर जाट इलाका, जाट बाहुल क्षेत्र है, 1,20,000 मतदाता वहां पर है जाटों का। लेकिन जाटों में जो अभी तक, जैसे हम वहां पर गए हैं कई बार, अपने चर्चा की है वहां के लोगों से, किसानों से चर्चा की, जाटों से चर्चा की है, तो उनका कहना है कि लगभग 60% जाट जो वोट है वो
ऑलरेडी उनके सपा के प्रत्याशी संजय लाठर को ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें संजय लाठर की और पंडित श्याम सुंदर शर्मा जो बसपा प्रत्याशी उनकी टक्कर दिखाई दे रही है। इसी तरह से मथुरा जो सदर की सीट है, यहाँ पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भाजपा से प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा मंत्री का विरोध तो है, लेकिन भाजपा के जो वोटर है, जो मथुरा का वोटर है, वो योगी और मोदी के चेहरे पर श्रीकांत शर्मा को वोट देता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी चुनाव से पहले एक नारा लगा कि काशी और मथुरा के बाद में मथुरा, काशी और अयोध्या के बाद में मथुरा का है जो झांकी बताया गया था, लेकिन वो कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। जो मथुरा जिस तरीके से दिखाई गई थी कि मथुरा को ही चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप माथुर यहाँ पर 4 बार विधायक रहे हैं और पिछली बार भी रहे थे, पिछले चुनाव हार गए थे क्योंकि पिछली बार बहुत ही बड़ी जीत दर्ज कराई थी। श्रीकांत शर्मा ने 1,01,000 वोटों से जीते थे वो। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर और सपा के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल और बसपा के प्रत्याशी एस के शर्मा, लेकिन एस के शर्मा और प्रदीप माथुर इन दोनों की टक्कर है, त्रिकोणीय मामला है, लेकिन इसमें सीधी अगर देखी जाए फाइट प्रदीप माथुर और श्रीकांत में दिखाई पड़ रही है। चलिए बुलंदशहर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। संजीव, क्या स्थिति है, कितना मतदान हुआ है? जी, अब तक 5 बजे तक 7 विधानसभा सीटों पर 60.52% मतदान हुआ है, लेकिन लगातार अभी भी जो पोलिंग बूथ है वहां पर अभी वोटर है लाइन में लगे हुए हैं और लगातार जो वोटर है वोट डालने का काम कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है संजीव, कितना पहुंच जाएगा, ये कितना बढ़ सकता है प्रतिशत? देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि 63% तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 63% या उसके आसपास जो परसेंटेज है वो होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी, 65-66% तक भी अभी ये मतदान प्रतिशत पहुंचता है। कैसे देख रहे हैं आप, पिछली बार मतदान प्रतिशत कितना था और इस बार जो है उसको लेकर क्या विश्लेषण कहता है आपका, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे हैं संजीव, आपने मतदाताओं की नब्ज को समझने की कोशिश की है। अब इस मतदान प्रतिशत से किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे? बात की जाए कि 7 विधानसभा सीटें जो है पिछली बार भाजपा के कब्जे में रही हैं, लेकिन इस बार जो वोट परसेंट जो अभी तक जो हिसाब से लगाया जा रहा है वो कम है। अब अगर वोट परसेंट हिसाब से कम होता है तो भाजपा की सीट कम होने की संभावना है, क्योंकि जो पोलिंग जो ज्यादा होता है तो हमेशा बीजेपी को हमेशा फायदा रहा है, जो आकलन किया जाता रहा। लेकिन अभी 6 बजने में अभी समय है, ये तो समय आने के बाद ही बता पाएंगे कितना पोलिंग मतदान हुआ है, उसी के आधार पर बताया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से मतदान प्रक्रिया को किया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं, महिलाओं को लेकर, जो विकलांग हैं उनको लेकर किस तरह के, और जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं संजीव? बिल्कुल, जो कोरोना काल के चलते हुए हमें जो है सैनिटाइज, मास्क और ग्लव्स जो वोटर है उन्हें दिया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है जो महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग लाइन लगा गई, पुरुषों के लिए अलग लाइन है, और सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा वोट डाले जा रहे हैं और सैनिटाइज किया जा रहा है। जी, जिस तरह से ये प्रतिशत घट रहा है, अब 7 सीटों पर यदि हम आपसे आपका आकलन जानने की कोशिश करें संजीव, तो 7 में से कितनी सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं आपको? बात की जाए तो जिस तरीके से अभी मतदान चल रहा है, धीरे से चल रहा है, ये जो है त्रिकोणीय चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आकलन किया जा रहा है कि बहुत क्लोज चुनाव हो, जो रिजल्ट आने जो होंगे वो बहुत क्लोज रिजल्ट होंगे जो तक आने वाले होंगे। संजीव, ये 7 विधानसभा सीटों पर मैं आपसे अगर सिलसिलेवार आकलन देखना चाहूं, किस तरह से कौन आगे है, क्या कुछ उत्साह है, किस तरह से प्रत्याशियों को चयन को लेकर, यदि हम सियासी समीकरण समझने की कोशिश करें तो 7 विधानसभा सीटों को कैसे देखते हैं आप संजीव? जी, बात करूं बुलंदशहर जो सदर सीट है, यहाँ पर जो भाजपा की सीट रही है, इस बार जो आरएलडी से जो प्रत्याशी है वो उनमें ज्यादातर टक्कर दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर बसपा भी कहीं ना कहीं अपने जो उनका वोटर है बिल्कुल साइलेंट उन्होंने वोट किया है, और ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये वोटर शेयर वोट डाल रहा है, इसलिए जो अनुमान लगाया जा रहा है बुलंदशहर सीट पर त्रिकोणीय माना जा रहा है। बात की जाए खुर्जा जो विधानसभा है, यहाँ पर भी
जो सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है। तो बात की जाए सिकंदराबाद विधानसभा की, यहाँ पर बीजेपी और बसपा की सीधी टक्कर नजर आ रही है। तो बात की जाए अनूप शहर विधानसभा की, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है। बात की जाए शिकारपुर विधानसभा, जिसमें जो अनिल शर्मा है, जो योगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ पर भी सीधी टक्कर बीजेपी और सपा की आ रही है। डिवाई सीट की बात की जाए, डिवाई सीट जो सीट है, ये कल्याण सिंह का इलाका माना गया है हमेशा से। यहाँ पर भी सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और बसपा की नजर आ रही है। जी विनीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी विनीत, क्या कहेंगे, क्या कुछ अपडेट्स? यदि हम देखें 5:30 बज गए हैं, इससे उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है, क्या कुछ अपडेट्स है? कि मतदान प्रतिशत तो अभी हर घंटे के 1 घंटे बाद देना है। अभी मेरे पास में 5 बजे तक का था, उसके बाद में अभी ये माफ कीजिएगा 4 बजे तक का था। 5 बजे का अपडेट अभी 5 से 7 मिनट में अभी मिलने वाला है मुझे जी। उसके बाद में मैं फिर से जानकारी बिल्कुल, आप अपडेट्स पे लगातार नजरें बनाए रखिए। विनीत, हम आपसे अपडेट्स लेंगे। हम सीधा रुख करेंगे मथुरा का। जयप्रकाश, क्या कुछ अपडेट? अभी 5 बजे तक की अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर जो अभी मतदान हुआ है उसके बारे में लगभग 58% मतदान हो चुका है यहाँ पर मथुरा में, और 63% हुआ है मतदान जो कि गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का है, और 62% हुआ है बलदेव विधानसभा का, और 61% हुआ है ये माठ क्षेत्र का। और सबसे कम यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जो रहा है अभी तक की सदर विधानसभा क्षेत्र का, ये 58% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी आधा घंटा और 15-20 मिनट का शेष रह गया है। 6 और 7 बजे के बीच में जो आएगा, लगभग टोटल मथुरा का मतदान प्रतिशत पहुंच जाएगा, 65% पहुंचने का आसार दिखाई पड़ रहा है। क्या लग रहा है ये समय मतदान का और बढ़ सकता है? मतदान केंद्रों की अगर हम नजर डालें तो मतदाता अभी कितनी बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं? क्या जो सीमित समय दिया गया है तब तक ही मतदान होगा? और यदि ये मतदान जिस तरह से आप प्रतिशत बता रहे हैं तो किसके लिए फायदे का सौदा? क्या सियासी समीकरण अब समझने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जो यहाँ पर मतदाता हैं, अब तो पोलिंग बूथ मतदाता बहुत कम संख्या में नजर आ रहे हैं। जो भी अभी 6 बजे का और 7 बजे 7 बजे तक का समय रखा गया है, 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है, लेकिन अब जो मतदान केंद्रों पे है लाइन नहीं दिखाई पड़ रही, 1-2 लोग आ जा रहे हैं। इसीलिए लगभग मेरा अनुमान है कि हमारा अनुमान कि 65% मतदान यहाँ पर मथुरा का पहुंचने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है वो सीधा कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान देता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और सीधा संजीव का रुख करेंगे। संजीव, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? वहाँ पर लगभग पोलिंग बूथ खाली पड़े हैं। बात करें शहरी इलाके की, जैसे सिकंदराबाद विधानसभा है, बुलंदशहर जो शहरी विधानसभा है, लगभग यहाँ पर अभी भी जो वोटर हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, वोट डाले रहे हैं। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6 बजे तक सारी कंप्लीट प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, लगातार तमाम अपडेट्स विनीत हम तक पहुंचा रहे हैं, संजीव हम तक पहुंचा रहे हैं, जयप्रकाश, और तमाम पश्चिम की इन 11 जिलों की 58 सीटों का अपडेट्स हमने सुबह से लगातार आप तक पहुंचाया है, जिसमें तमाम प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला आज कैद होने जा रहा है, जो 10 मार्च को खुलने वाला है। लगातार तमाम अपडेट्स हमने पहुंचाए हैं। विनीत आपका, संजीव आपका, जयप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो अब से बहुत कम समय शेष है। स्वराज एक्सप्रेस भी आपसे यही अपील करता है कि यदि आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो जरूर अपने घर से निकलिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाइए और वोट जरूर कीजिए। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड,